हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेक्सा हेल्थ। हमारे लास्ट वीडियो में हमने डॉक्टर सक्षम से बात करी थी जॉइंट पेन के बारे में, उसके रीजंस के बारे में। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में। सो डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू। हाँ जी। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, व्हेन इज नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सजेस्टेड? देखिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जब आपका एडवांस स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। एडवांस स्टेज मतलब आपके नॉर्मली अगर हम देखें किसी नी को, तो हमारे नी के अंदर एक कार्टिलेज रहता है जो हमारी लुब्रिकेशन का, ग्रीसिंग का काम करता है। तो विद एज उस कार्टिलेज के अंदर डिजनरेशन आनी शुरू हो जाती है, और जब वो इतनी स्टेज पे पहुंच जाता है कि आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल अफेक्ट होने लगती हैं। आप जो सोशल एक्टिविटीज में जाते थे, पहले लॉन्ग वॉक्स के लिए जाते थे, अपने सोशल सर्कल में फ्रेंड्स से मिलने जाते थे, आप जो डे टू डे काम कर पाते थे वो सब नहीं कर पा रहे हो। आपकी नीज में इस तरह से टेढ़ापन आ जाता है, अगर इस तरह से आपके नीज डिफॉर्म हो चुके हैं, लचक मारते हैं आपके नीज, या आपको पेन किलर की जरूरत ऑलमोस्ट रोज पड़ती है, तो उस स्टेज पे आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना चाहिए। एंड इस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? लाइक नया घुटना लगता है? हाँ, बेसिकली हम आई यूज द टर्म नी रिसर्फेसिंग। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो कार्टिलेज आपका घिसावट हो चुकी है, जो खिंच चुका है, डिजनरेट हो चुका है, हम उस कार्टिलेज को ही एक तरीके से रिसर्फेस कर रहे हैं। हम उस कार्टिलेज को पूरी तरीके से स्मूदन आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके ऊपर आर्टिफिशियल मेटल की कैप्स आती हैं, वो हम बोन सीमेंट के साथ लगा देते हैं। तो सिमिलरली जैसे आप अपना रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं टीथ के लिए, तो वो आपकी जो खराब टीथ है उसको घिस देते हैं और उसके ऊपर सीमेंट के साथ कैप लगा देते हैं। तो सेम वी आर डूइंग विद नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो आपके ऊपर वाली बोन पे और नीचे वाली बोन पे हम एक आर्टिफिशियल मेटल की कैप लगा देते हैं, और बीच में उनके एक प्लास्टिक की लेयर रहती है जो कि आपकी ग्रीसिंग का काम करती है। तो हम ऐसा नहीं है कि हम बोन्स को बहुत ज्यादा काट रहे हैं या कुछ हम कोई बहुत बड़ी चीज कर रहे हैं, हम जस्ट उस कार्टिलेज को रिसर्फेस कर रहे हैं। एंड हाउ टू सेव योर नी फ्रॉम नी सर्जरी? देखो, नीज की प्रॉब्लम जनरली विद एज डिजनरेशन तो होता ही है सबके साथ। हम जैसे हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस करा है कि एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस इट्स इनएविटेबल, मतलब कभी ना कभी किसी को प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, आपका वेट मेंटेन है, तो आपको वो प्रॉब्लम्स लेट आएंगे। हो सकता है कि अपने टाइम या लाइफ टाइम पीरियड में ना भी आए, लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है, अगर आपकी मसल में स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम जल्दी आती है। तो उसको प्रिवेंट करने का या उसको डिले करने का एक ही तरीका है कि आप अपना वेट मेंटेन करें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अच्छी डाइट लीजिए, ताकि क्योंकि नीज ही हमारी बॉडी के ऐसे जॉइंट्स है जिसपे सबसे ज्यादा हमारा डे टू डे काम करते वक्त प्रेशर पड़ता है, उसको स्ट्रेस बियर करना पड़ता है। तो अगर आपका वेट मेंटेन है, आपकी नीज के अराउंड की मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, आपकी डाइट ठीक है, तो वो नी की प्रॉब्लम आपको यंग एज पे नहीं आएगी, थोड़ी लेट आएगी। Okay, now tell us difference between arthroscopy and knee replacement. अब देखो, बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। आर्थ्रोस्कोपी तो इट्स अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर और एक सर्जरी जिसमें हम की होल सर्जरी कर रहे हैं। आपको हम इंसिजन नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग इंसिजन नहीं दे रहे हैं, जस्ट थोड़ा छोटे छोटे होल्स बना के 3 to 4 मिलीमीटर होल्स बना के कैमरा के थ्रू हम सर्जरी कर रहे हैं। Okay. ठीक है, तो वो आर्थ्रोस्कोपी होता है। वो हमारी नी रिप्लेसमेंट हम आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू नहीं कर सकते। हम लिगामेंट सर्जरीज करते हैं, जैसे आपके एसीएल लिगामेंट, स्पोर्ट्स पर्सन्स को जो नीज की इंजरीज हो जाती हैं, तो लिगामेंट सर्जरी, मेनिस्कस सर्जरी, इन सब के लिए हम आर्थ्रोस्कोपी यूज करते हैं। And what are the chances of the knee surgery being successful? देखो, अगर हम सही तरीके से कर रहे हैं तो उसका बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के। तो अगर हम देखे जाए लास्ट डेकेड में, तो ऑर्थोपेडिक्स साइड में तो ये एक लाइफ चेंजिंग सर्जरी मानी गई है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत अपने मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं जब उनको अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं जी सकते, जो रोज अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से रोज वॉक्स कर रहे हैं, अपनी सोशल लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको जब जिनको प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है, वो घर पे बेड रिडन हो जाते हैं, अपनी उस डे टू डे एक्टिविटीज में नहीं जा पाते हैं। तो उस केसेस में अगर उनको एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्डिंग रिजल्ट मिल रहा है, जिससे वो वापस अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल में वापस आ सकते हैं, तो वो बहुत ही एक अच्छी एडवांसमेंट है मेडिकल साइंस की। तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं। अगर हम वर्ल्ड के बेस्ट सेंटर्स में भी देखें तो 99.9% केसेस में सब पेशेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं अपनी सर्जरी के बाद अपनी डे टू डे एक्टिविटीज में। यस, द सेटिस्फेक्शन लेवल्स वेरी, है ना। कोई पेशेंट्स आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, कुछ पेशेंट्स को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसके बाद भी रहता है, लेकिन बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है लाइफ में। My next question would be, what are the chances of knee arthroscopy being successful? नी आर्थ्रोस्कोपी मतलब डिफरेंट डिजीजेस के लिए हम कर रहे हैं, लिगामेंट सर्जरी के लिए या मेनिस्कस के लिए। तो नी आर्थ्रोस्कोपी का क्या एडवांटेज है ओवर अ नॉर्मल ओपन सर्जरी? एक तो ये बहुत छोटी छोटी इंसिजन से हो जाता है। की होल सर्जरी है तो आपका ब्लड लॉस नहीं होता, आपकी कोई मसल
अंदर टिश्यू डैमेज नहीं हो रहा है, तो रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि कंटिन्यूस एक ब्लड स्ट्रीम, ब्लड मतलब वाटर फ्लो चलते रहता है, तो वॉश आउट होते रहता है हमारे ऑर्गेनिजम्स, और हम कोई टिश्यू डैमेज नहीं कर रहे हैं, ब्लड लॉस नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है। तो आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी जो कि हम लिगामेंट्स और मेनिस्कस के लिए कर रहे हैं, तो उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट द पोस्ट सर्जरी रिकवरी, इज इट पेनफुल? अच्छा, अगर हम नी रिप्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आजकल ऑलमोस्ट इन ऑल गुड सेंटर्स हम एक रैपिड रिकवरी जॉइंट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम फॉलो करते हैं, जिसमें हम पेशेंट्स को विद इन 3 to 4 आवर्स ऑफ सर्जरी, जैसे ही आपका एनेस्थीसिया का इफेक्ट वन ऑफ होता है, हम पेशेंट्स को खड़ा करके चला देते हैं। स्टार्टिंग में वॉकर के साथ चलते हैं, सेम डे या नेक्स्ट डे से आपकी फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाती हैं, आप धीरे धीरे वॉकिंग डिस्टेंस आपका बढ़ता चले जाता है, आपकी मूवमेंट बढ़ती चली जाती है। इवन फ्रॉम 3 to 4 days पेशेंट्स को हम स्टेयर्स की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो पेन की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि इट्स एब्सोल्युटली पेनलेस, बट हम बहुत सारी पेन रिडक्शन टेक्निक्स यूज करते हैं। जैसे एनेस्थीसिया में आपका एपिड्यूरल कंटिन्यूअस हम इन्फ्यूजन एक होता है आपकी, जो जहाँ पे हम आपको कमर पे इंजेक्शन लगा के पैरों को सुन करके ऑपरेशन करते हैं, वहां पर एक पतली सी हम ट्यूब छोड़ देते हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको। तो उसमें हम कंटिन्यूअस 2-3 दिन तक आपका इन्फ्यूजन के थ्रू दवाई चलाते हैं, ताकि आपको पेन जो स्टार्टिंग के 1 और 2 days हमारे सबसे ज्यादा पेनफुल होते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, एडक्टर कैनाल स्पेशल ब्लॉक्स होते हैं हमारे हिप के अराउंड लगते हैं, जो आपकी नसों को सुन कर देता है, ताकि आपको ऑपरेशन के बाद पेन ना हो। प्लस जब आपको डिस्चार्ज कर देते हैं, तो हम मेडिसिन पे, आपके पेन किलर मेडिसिन पे हम आपको डिस्चार्ज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इतना ज्यादा पेन होता है कि आप बियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यस, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एब्सोल्युटली पेनलेस भी नहीं होती है, थोड़ा बहुत पेन होता है, व्हिच कैन बी मैनेज्ड बाय मेडिकेशन, साइज पैक्स। ओके, एंड फॉर द आर्थ्रोस्कोपी? आर्थ्रोस्कोपी में डेफिनेटली कम पेन होता है, ठीक है ना, लेकिन इंडिकेशंस अलग अलग है। नी रिप्लेसमेंट हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए कर रहे हैं, आर्थ्रोस्कोपी हम लिगामेंट सर्जरीज और मेनिस्कस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डेफिनेटली पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, क्योंकि हम टिश्यू डैमेज कम करते हैं। इवन इन नी रिप्लेसमेंट हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी सर्जिकल टेक्निक्स को इस तरह से थोड़ा मॉडिफाई करें, ताकि हमको मसल्स को ज्यादा ना काटना पड़े, बोन को हमको ना काटना पड़े, तो ताकि पेशेंट्स को पोस्ट ऑफ रिकवरी थोड़ी फास्टर हो जाए। तो उसी का रैपिड रिकवरी नी रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल का यही हमारा एम है। सो डॉक्टर, व्हाट इज द लॉन्गेविटी ऑफ नी इम्प्लांट, मतलब कितना लंबा चल जाते हैं ये? देखो, इम्प्लांट्स ना अलग अलग क्वालिटी के इम्प्लांट्स आते हैं। बेसिकली अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात करें, तो 2 तरह के आते हैं। एक कोबाल्ट क्रोमियम के इम्प्लांट्स होते हैं, तो एक मेटल अलॉय है ये कोबाल्ट क्रोमियम, और एक टाइटेनियम की अलॉय आती है। थ्योरेटिकली स्पीकिंग टाइटेनियम की अलॉयज की लॉन्गेविटी ज्यादा रहती है। अगर हम कोबाल्ट क्रोमियम की बात करें, तो 15 to 20 ईयर्स की उसकी हमारी जो प्रीवियस स्टडीज के साथ, रिसर्च पेपर्स के साथ हमको 15 to 20 ईयर्स की उसकी लाइफ मिली है। विद टाइटेनियम वो और 5 to 10 ईयर्स हमारी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी कंपनी का आ रहा है, इंडियन या इंपोर्टेड, अगर हम वो मेटल अलॉय की बात करें, तो बेसिकली कोबाल्ट क्रोमियम, ऑक्सीनियम और ये हमारा टाइटेनियम, ये 3 तरह के लिए इम्प्लांट्स आते हैं। बट टाइटेनियम वाला फिर कॉस्टली भी उतना होता है। डेफिनेटली द कॉस्ट इंक्रीजेस विद टाइटेनियम इम्प्लांट्स, लेकिन गवर्नमेंट की कैपिंग है, गवर्नमेंट के प्राइसेस फिक्स्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्राइस है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा जो कि एक आम आदमी भी अफोर्डेबल तरीके से करा सके, तो उस तरह से प्राइसेस फिक्स्ड हैं। और अगर हम इसलिए हम मानते हैं कि अगर कोई 60 के आसपास, अगर हम एवरेज लाइफ किसी की 70, इंडियन सिनेरियो में 75 के अगर हम माने, तो जो 60 के आसपास एज में करा रहा है, तो उसकी लाइफ टाइम आराम से निकल जाए। What is the bed rest duration suggested after the surgery? देखो, आइडियली मैं तो नहीं चाहता अपने पेशेंट को एक भी दिन का बेड रेस्ट देना। सर्जरी कराने का यही पर्पस है कि आप जितना जल्दी से जल्दी पेशेंट को बेड से बाहर कर सके। तो इसलिए जैसे हमने बताया था कि हम पेशेंट्स को 3 to 4 आवर्स में ही वॉक करना शुरू कर देते हैं। सेकेंड थर्ड डे से पेशेंट इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि आप खुद से उठ के अपने वॉशरूम जाने में मतलब केपेबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वॉकर। तो उसको असिस्टेंस नहीं चाहिए होती है बेड से उठने में, अपना वॉशरूम जाने में। तो बेड रेस्ट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट आपको बेड पे लेटे रहना है, आपको एक्सरसाइजेस करते रहना है। आप जितना वॉक करेंगे उतनी जल्दी आपकी मसल्स में स्ट्रेंथ बनेगी, दोबारा उतनी जल्दी रिकवरी होगी। तो एक्सरसाइजेस और वॉकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेड रेस्ट तो एक भी दिन का नहीं चाहिए होता। ओके, दैट्स समथिंग न्यू टू नो। कैन अ पर्सन परफॉर्म स्क्वाट्स और सिट ऑन फ्लोर आफ्टर द सर्जरी? डेफिनेटली। आप इवन पेशेंट्स आर डूइंग डांसिंग, दे आर रनिंग आफ्टर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, है ना। आप बट दोज एक्टिविटीज आर नॉट एडवाइसेबल इन द सेंस कि जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी बनी है, ये सिर्फ आपको डे टू डे एक्टिविटीज में जितना जरूरी है उस लाइफस्टाइल को जीने के लिए ही बनी। आप अपने आप को मानिए, अगर आप अपने आप को एक कार की तरह इमेजिन करते हैं, तो जो आपके टायर्स हैं, कार के टायर्स हैं, वो आप अपने नीज को समझिए, वो अभी वॉर्न आउट हो चुके हैं, घिस चुके हैं।
हम सर्जरी में क्या कर रहे हैं कि आपके उन्हीं टायर्स को हम नए लगा रहे हैं, सही अलाइनमेंट में लगा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको रफ यूज करेंगे, रफ गड्ढों पे चलाएंगे तो वो भी इवेंचुअली वॉर्न आउट हो जाएंगे। तो एक आर्टिफिशियल चीज ही हम लगा रहे हैं, तो इनकी भी एक फिक्स लाइफ होती है, जैसे हमने 20 to 25 ईयर्स बोला। लेकिन अगर आप उनको रफ यूज करते हैं, जैसे आप स्क्वाट ज्यादा करते हैं, रनिंग ज्यादा करते हैं, है ना, तो वो उनकी लाइफ धीरे धीरे कम होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं, इमरजेंसी में कभी आपको सोशल गैदरिंग में नीचे बैठना पड़ रहा है, या इंडियन सिनेरियो में स्क्वाट्स लोग आजकल भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि हमारा हिंदी स्टाइल ऑफ वॉशरूम यूज करना, तो उसमें स्क्वाट्स करके बैठना पड़ता है, तो वो कर सकते हैं आप, लेकिन डेली रूटीन में हम उसको एडवाइस नहीं करते। What can be the complications of a knee surgery and how should I choose a hospital for the knee surgery? देखिए, हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो जहाँ पर रूटीन में नी रिप्लेसमेंट या जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज हो रही हैं, तो वहाँ पर ही पेशेंट्स को मतलब कराना चाहिए आइडियली, क्योंकि जब सर्जरी एक बार होते रहती है तो सारी प्रिकॉशंस साथ में ली जाती हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेरिलिटी, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, एनेस्थीसिया, सब कुछ मतलब उस तरह से फर्क पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो कोई भी सर्जरी में जो कॉम्प्लिकेशन होती है, आप हॉस्पिटल में एंटर होने के बाद से एक सिंपल इंजेक्शन लगाने के साथ भी हमारा इन्फेक्शन का रिस्क फैक्टर तो हमेशा रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कॉमनली कॉम्प्लिकेशन होती है वो होती है इन्फेक्शन। इवन इन द वर्ल्ड्स बेस्ट सेंटर, आप यूएस की बात करें, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बात करें, तो तब भी हमारा 0.01% रिस्क तो रहता ही है कि इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। डेफिनेटली हॉस्पिटल्स, सर्जन, जो आपका स्टाफ है, सब प्रिकॉशंस लेते हैं कि वो उस चीज़ को हम कंट्रोल कर सके, वो चीज़ ना हो विद द हेल्प ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टेरिलिटी मेंटेन करके। लेकिन पेशेंट फैक्टर्स भी बहुत डिपेंड करते हैं, जो क्रॉनिक स्मोकर्स होते हैं या जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है, उन सब में, या आपकी कोई बॉडी में इम्यूनिटी आपकी लो है ड्यू टू अगर आपको पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी मिली है, तो तब आपका इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, डेफिनेटली वी ट्राई कि हम सारे प्रिकॉशंस ले कि वो इन्फेक्शन ना हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं जिससे इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि जैसे विद एज आपके ये जो आर्टिफिशियल जॉइंट्स हैं, इसमें भी धीरे धीरे घिसावट होते रहती है। आपका ओवर द टाइम 20-25 ईयर्स के बाद ये इम्प्लांट थोड़ा लूजन हो जाता है, तो तब आपको रिवीजन नी सर्जरी के लिए जाना पड़ता है, दोबारा से नी सर्जरी हम कराते हैं। ठीक है, और बाकी अगर हम ड्रास्टिक कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो एक हमारा डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, जिसमें आपकी वेन्स के अंदर क्लॉट बन जाते हैं। ठीक है, तो उन सब जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उसका एक हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं जो कि हर कोई सर्जन यूज करता है ताकि वो कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बट पेशेंट्स को पता होना चाहिए, दे शुड बी अवेयर कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एंड वी आर टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट देम। फिर पेशेंट्स की चॉइस है कि वो उसके लिए जाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो माय लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, अभी हम लोग इससे शूट से पहले थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे रोबोटिक सर्जरी, इज देयर समथिंग अ न्यू ट्रेंड इन द मार्केट, द रोबोटिक सर्जरी, सो इज इट एडवाइजेबल? ये देखो, इंडिया में डेफिनेटली ये नया है, लेकिन यूएस में इट्स बीन फॉर पास्ट 8 to 10 ईयर्स। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट रोबोट इज डूइंग, हम जो कन्वेंशनल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से इतने सालों से हो रही है, उसमें जो हम कट्स काटते हैं, जो हम बोन, जो कार्टिलेज हम रिप्लेस करते हैं, उसको हम मैनुअली करते हैं, हमारे हैंड कंट्रोल्ड सॉज होती है, उससे करते हैं। रोबोट से क्या एडवांटेज है कि थोड़ा प्रिसीजन, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, तो वो एक्यूरेसी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट के लिए ही जाना है, क्योंकि डेफिनेटली कॉस्ट फैक्टर्स बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप रोबोटिक के लिए जाते हैं तो। प्लस ओवर द लॉन्ग टर्म जो भी हमारी रिसर्च हुई है, पेपर्स पब्लिश हुए हैं, इवन यूएस में भी जहाँ पे इतने सालों से हो रहा है, तो यही पाया गया है कि रोबोटिक में जो रिजल्ट्स आपके 10 साल बाद है और जो नॉर्मल सर्जरी के बाद भी 10 साल बाद है, वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। डेफिनेटली आजकल मार्केटिंग की वजह से सब कुछ रोबोटिक का क्रेज बढ़ गया, इसलिए लोगों का मतलब थोड़ा सा प्रेफरेंस उस तरफ हो गया, लेकिन सर्जन की एक्सपर्टीज को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो रोबोट भी एक एक्सपर्ट सर्जन के हाथ में ही अच्छा है। कोई अनएक्सपीरियंस सर्जन अगर रोबोट्स के साथ करे तो जरूरी नहीं है कि सर्जरी आपकी अच्छी हो। बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर, आई बिलीव दैट्स ऑल। आई होप कि हमने ऑलमोस्ट सारे डाउट्स आपके कवर अप कर लिए होंगे। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हमसे मिस हो गया हो, देन कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है, डू ड्रॉप योर क्वेरीज एंड वील बी हैप्पी टू आंसर यू। I hope you liked the video. If you liked it, then don't forget to press that subscribe button and stay fit, stay healthy. Bye bye.